हेलो दोस्तों, मैं सलमान उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष न्यूज़ ऑन मैप के एक नए एपिसोड के साथ। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता दें कि अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से हम पिछले हफ्ते के इर्द गिर्द विश्व में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जिनके आधार पर मानचित्रों से जोड़ करके कोई भी सवाल आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ऐसी खबरों के आधार पर हम सवाल फ्रेम करके इस एपिसोड के माध्यम से उन तमाम स्थानों के बारे में आप सभी से यहां पर चर्चा करते हैं जो कि परीक्षा के मद्देनजर आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत करने से पहले बीते एपिसोड के अभ्यास प्रश्न पर एक बार नजर डाल लेते हैं, फिर उसके बाद आज के एपिसोड में शामिल किए गए प्रश्नों के ऊपर हम लोग नजर डाल लेंगे और उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे मानचित्रों के माध्यम से। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं बीते एपिसोड के प्रश्न के साथ। पिछला अभ्यास प्रश्न जो आप सभी से पूछा गया था वो था प्राकृतिक सीमाएं जैसे नदी, सागर, जल संधि, ऊंचे पर्वत आदि किसी देश को शत्रु देश की थल सेना से उल्लेखनीय सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसी संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ था अराकान पहाड़ियां, रियो ग्रांडे नदी, अल्ताई पहाड़ियां और उनके समक्ष दिया हुआ था भारत और म्यांमार, यूएसए और मैक्सिको, चीन और मंगोलिया। इनमें से आपको बताना था कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखें कि प्राकृतिक सीमाएं क्या होती हैं। दो देशों के मध्य ऐसी सीमाएं जो कि कुदरत के द्वारा बनाई गई हैं, यानी प्रकृति के द्वारा उनका निर्माण हुआ है। अब ये सीमाएं, इनके अंतर्गत कोई नदी भी हो सकती है जो दो देशों को आपस में अलग करती है, कोई समुद्र हो सकता है, कोई पर्वत हो सकता है, कोई पठार हो सकता है, कोई जल संधि हो सकती है। तो इस तरह से कोई भी प्राकृतिक चीज हो सकती है जो दो देशों को अलग करती है, उनके मध्य सीमाएं बनाती है। तो अब यहां पर अराकान पहाड़ियों की अगर हम देखें और इनके समक्ष दिया हुआ है भारत और म्यांमार, तो सबसे पहले अराकान पहाड़ियों के बारे में अगर हम बात करें तो इसे बर्मी शब्द में रखाइन योमा कहा जाता है और तकनीकी रूप से अगर हम बात करें तो इसे दक्षिण इंडो बर्मन रेंज कहेंगे। ये तकरीबन 600 मील तक विस्तृत है और दक्षिण में अगर हम बात करें तो ये केप क्रेनाइस तक विस्तारित है और ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में मुख्य रूप से मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड के समानांतर होते हुए बंगाल की खाड़ी में तो डूब जाती है, लेकिन जो अंडमान निकोबार है फिर वहां पर उभर करके हमारे सामने आ जाती है। इसकी स्थिति की अगर हम बात करें तो पश्चिमी म्यांमार के रखाइन राज्य और मध्य म्यांमार बेसिन तट के मध्य यह एक श्रृंखला के रूप में विस्तृत है और यहीं पर इरावदी नदी भी प्रवाहित होती है और यह मुख्य रूप से जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसके लिए एक बाधा के रूप में भी कार्य करता है। तो इसकी स्थिति को अगर हम देखें मानचित्र पर तो आपको और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। यहां पर आप देखिए, इसे अराकान माउंटेन या अराकान योमा भी कहा जाता है। योमा संभवतः जो है एक बर्मी शब्द है जिसका मतलब पहाड़ होता है। अब इसके अंतर्गत मीजो हिल्स, आप देखेंगे यहां पर मीजो हिल्स, ईस्टर्न मणिपुर हिल्स, नागा हिल्स इत्यादि शामिल है। तो यहां पर आप देखिए ये जो डार्क ब्राउन वाला ये कलर है, अब यहां पर आप देखिए ये म्यांमार है। तो भारत और म्यांमार के मध्य ये जो है एक तरह से प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। कौन? जो अराकान की पहाड़ियां हैं या पहाड़ है। तो पहला वाला जो युग्म है बिल्कुल सही सुमेलित है, मानचित्रों से आपको स्पष्ट भी हो गया होगा। अब जो अगला है रियो ग्रांडे नदी, ये यूएसए और मैक्सिको के मध्य बता रहा है कि प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। तो इसको भी मानचित्र पर एक बार देख लेते हैं। तो अब यहां पर आप देखिए रियो ग्रांडे नदी, ये यहां पर आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से है रियो ग्रांडे नदी और ये जो है यूएसए, ये वाला पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये यूएसए है और इसकी अगर ओरिजिन की बात करें तो ये यहां पर आप देखिए ये कुछ इस तरह से यहां से इसकी ओरिजिन होती है यानी यूएसए से, और फिर ये दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है। फिर कुछ इस तरह से यहां पर आप देखें तो यहां से कुछ इस तरह से सीमा पर इस तरह से बहते हुए प्रवाहित होते हुए ये आगे जाकर के गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। तो आप देखें यहां पर लगभग, यहां पर अगर आप देखें तो लगभग 50% की हम बात करें तो 50%
कि जो है ये सीमा का निर्माण करती है। कैसी सीमा? जो कि प्राकृतिक रूप से किसके किसके मध्य? यूएसए और मैक्सिको के मध्य, यानी कि जो दूसरा है यह भी युग्म सुमेलित है। अब बात करते हैं अल्ताई पहाड़ियां की, इनके समक्ष दिया हुआ है चीन और मंगोलिया। तो इस मानचित्र में आप देखिए ये मंगोलिया दिखाई दे रहा है आपको, और यहां पर नीचे वाला जो पोर्शन है ये इसके दक्षिण में ये चाइना है। अब यहीं पर देखिए अल्ताई शान आपको दिख रहा है। शान जो है एक मंगोलाई शब्द है, मंगोलियाई शब्द है, जिसका मतलब जो होता है पहाड़ होता है। तो यहां पर आप देखिए ये जो ब्राउन कलर का इस तरह से दिख रहा है कि लगभग यहां तक, फिर इसके बाद गोबी डेजर्ट स्टार्ट हो जाता है। तो यहां तक के पोर्शन में यह जो अल्ताई शान है या अल्ताई पहाड़ जो है मंगोलिया और चाइना यानी चीन के मध्य जो है प्राकृतिक सीमा का कार्य करता है, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। तो इस प्रकार तीनों ही युग्म सुमेलित हो जाते हैं। तो यहां से जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। तो ये पिछले अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर रहा। जिन छात्रों ने डी उत्तर दिया था उनका जवाब बिल्कुल सही था। तो ये बात हो गई पिछले अभ्यास प्रश्न की। और आइए देखते हैं कि आज के एपिसोड का पहला सवाल आप सभी के लिए क्या बनाया गया है। तो सबसे पहले खबर देखते हैं जिसके आधार पर सवाल को फ्रेम किया गया है। हाल ही में मोहम्मद मुइज्जू मालदीव के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो यह खबर जो है मालदीव से है। तो संबंधित प्रश्न को भी देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मालदीव का अधिकांश विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में इसका मैक्सिमम पोर्शन जो है स्थित है। अगला स्टेटमेंट है विषुवत रेखा चागोस द्वीप समूह, यानी अंग्रेजी में इसे चागोस आर्चिपिलेगो कहते हैं, के बीचों बीच से गुजरती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? इन कूटों का प्रयोग करते हुए आपको अपने सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सबसे पहले मानचित्र पर हम देखते हैं कि मालदीव की स्थिति क्या है। अब मालदीव यहां पर आप देखें तो मालदीव ये देखिए रेड कलर से मार्क किया गया है, और यहां पर आप देखें तो ये इक्वेटर जा रही है। तो यहां पे क्या कह रहा है कि इसका अधिकांश जो पोर्शन है, अधिकांश भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में। तो यहां पर आप देखिए ये वाला ऐसे दिख रहा है जो उत्तरी गोलार्ध में इसका अधिकांश भाग स्थित है। हालांकि इसका थोड़ा सा जो पोर्शन है, थोड़ा सा हिस्सा जो है दक्षिणी गोलार्ध में भी पड़ता है, लेकिन चूंकि स्टेटमेंट में अधिकांश हिस्से की बात की गई है तो बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा है विषुवत रेखा चागोस द्वीप समूह के बीचों बीच होकर गुजरती है। तो चागोस आर्चिपिलेगो, यहां पर देखिए चागोस जो द्वीप समूह है यहां पर है, और इसे जो है ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी के नाम से भी जाना जाता है। और इस पर जो संप्रभुता है या जो इस पर पकड़ है वो यूके की है, और यूके ने इसके एक प्रमुख आइलैंड को जिसे डियागो ग्रासिया कहते हैं उसको लीज पर दे रखा है यूएसए को, और यहां पर यूएसए ने अपना नेवल बेस स्थापित कर रखा है। तो यहां पर आप देखिए कि जो इक्वेटर है ये इसके उत्तर में है, तो बीचों बीच से होकर के इक्वेटर या विषुवत रेखा नहीं गुजर रही है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि केवल एक, यानी पहला कथन ही सही है। थोड़ा सा और इसको स्पष्ट करते हैं बड़े मैप के माध्यम से। तो यहां पर ये देखिए जो यहां पर ये मालदीव दिखाया जा रहा है, इसका अधिकांश पोर्शन आपको दिखेगा। यहां पर ये देखिए इक्वेटर है, ये इस तरह से जा रही है इक्वेटर। तो इसका अधिकांश पोर्शन जो है पूरा का पूरा जो है इक्वेटर के उत्तर में है, यानी कि मालदीव का अधिकांश हिस्सा जो है उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में स्थित है। तो इससे भी इस कथन की पुष्टि हो जाती है कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। खबर है हाल ही में कैरेबियाई क्षेत्र में अत्यधिक संकटग्रस्त स्टैग हॉर्न कोरल यानी प्रवाल का एक जीनोम वाइड सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के क्रम में इस कोरल में व्हाइट बैंड रोग से लड़ने की क्षमता वाले 10 जीनोमिक क्षेत्रों की पहचान की गई। अब यहां पर आप देखिए इस खबर के अनुसार प्रश्न कभी इस तरह से भी फ्रेम किया जा सकता है कि व्हाइट बैंड रोग किससे संबंधित है, या निम्नलिखित में से किसमें व्हाइट बैंड रोग देखा जाता है। तो ये कोरल यानी प्रवाल से संबंधित है। इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब सवाल क्या बनाया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्व में अधिकांश प्रवाल भित्तियां
20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान वाले समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यह पहला स्टेटमेंट है। तो इसको देखते हैं मानचित्रों के माध्यम से। तो यहां पर इस मानचित्र में आप देखिए, ये जो ब्लू कलर वाला पोर्शन दिखाया जा रहा है, ये 20 डिग्री आइसोथर्म है। अब आइसोथर्म क्या होता है? आइसोथर्म किसी चार्ट पर या किसी मानचित्र पर समान तापमान वाले जगहों को दिखाने के लिए एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं या काल्पनिक बिंदु होते हैं जो कि समान तापमान वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो कलर है ब्लू दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि यह वह क्षेत्र है जहां पर जो तापमान है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है या उससे थोड़ा अधिक है, क्योंकि प्रश्न में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की बात की जा रही है। तो यहां पर कह रहा है कि विश्व की अधिकांश प्रवाल भित्तियां, तो इसको भी देखते हैं। तो ये पोर्शन आपको समझ में ही आ रहा होगा। तो अब यहां पर देखिए, तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, आप देखिए ये 0 डिग्री है इक्वेटर नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ। तो यहां पर आप ये जो है इसका जो है नॉर्थ और साउथ पोजीशन दिखा रहा है, लेकिन आपको यहां पर जो सवाल दिया गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान, तो ये जो लोकेशन है इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ, ये अलग चीज है, ये लोकेशन के मद्देनजर है। लेकिन आपको बताना है उन जगहों जहां पर कि तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है। तो यहां से आप देखें और इस मानचित्र को मिलाने का प्रयास करें तो देखिए आपको दिखेगा कि ये वही क्षेत्र है जहां पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान है और इसी क्षेत्र में इनका संकेंद्रण है, यानी अधिकांश प्रवाल भित्तियां इसी तापमान वाले क्षेत्र में पाई जा रही हैं। तो यहां से जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही हो जाता है। और पूछा क्या है कि कौन सा कथन सही है, तो हमारा पहला ही कथन सही हो जाता है, तो प्रश्न का सही जवाब भी यही हो जाएगा। लेकिन बाकी 3 जो स्टेटमेंट है इनकी भी पुष्टि हम मानचित्रों से कर लेते हैं। भारत में लक्षद्वीप के अलावा कहीं भी प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं, इसको देखते हैं। अब भारत की स्थिति देखिए, ये भारत दिखाई दे रहा है यहां पर। अब यहां पर देखिए ये वाला जो पोर्शन है श्रीलंका है, यहीं पर मन्नार की खाड़ी भी है, पाक खाड़ी भी यहीं पर है। इधर यहां पर ये वाला पोर्शन देखिए कलाम आइलैंड जो है, जो कि उड़ीसा में है। फिर ये वाला पोर्शन देखिए कच्छ आफ्रन, यहां पर भी प्रवाल भित्ति देखने को मिल रही है। तो इस तरह से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि लक्षद्वीप के अलावा कहीं भी प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं। इसकी पुष्टि हो गई। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है, तो इसको भी देखते हैं। अब ये देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं दक्षिण पूर्व में, तो यहां पर आप ये रेड मार्क देखिए, यहीं पर कोरल सी भी है, क्योंकि कोरल जो रीफ है यहीं पर इनका संकेंद्रण है। और यह कौन सा पोर्शन होगा, या पूर्वी पोर्शन होगा या उत्तर पूर्वी पोर्शन होगा, ना कि दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व ये होगा, तो यहां पर इनका संकेंद्रण नहीं है। आप यहां पर देखिए ये काफी ज्यादा मात्रा में यहां पर देखने को मिला है, यहां पर भी, लेकिन छिटपुट है। तो संकेंद्रण जो है मुख्य रूप से यहां पर है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। सबसे अंत वाला स्टेटमेंट है विश्व की अधिकांश प्रवाल भित्तियां हिंद महासागर में पाई जाती हैं, तो इसको भी देखते हैं। अब ये देखिए हिंद महासागर की स्थिति कुछ यहां पर है। अब यहां पर देखिए जो ज्यादातर पोर्शन है वो कहां पर है, ये वाला पोर्शन आप देखिए। और ये कौन सा स्थान है, ये पैसिफिक ओशियन है, यानी कि प्रशांत महासागर है। तो अधिकांश प्रवाल भित्तियां कहां पाई जा रही हैं, प्रशांत महासागर में पाई जा रही हैं। क्योंकि यहां पर आप देखिए जो फिलीपींस है, इधर फिर वियतनाम है, ये सारी चीजें जो भी हैं ये प्रशांत महासागर वाले क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। तो जो ज्यादातर प्रवाल भित्तियां हैं मुख्य रूप से वह हिंद महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में ज्यादा देखने को मिलती है। इस मानचित्र से भी इसकी पुष्टि हो जाती है। तो अंत वाला जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है, तो प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ए वाला स्टेटमेंट हो जाएगा। अगली खबर है, हाल ही में फिलीपींस के तटरक्षक बलों ने एक विवादित शोल क्या होता है, उथले जल की पट्टी पर स्थापित चीन के फ्लोटिंग बैरियर को हटा दिया। अब फिलीपींस और चीन में अक्सर विवाद देखने को मिलता रहता है और अक्सर ऐसी खबरें भी देखने को मिलती हैं। तो एक खबर यह भी है कि जो फिलीपींस के तटरक्षक बल हैं उन्होंने एक विवादित शोल जो दोनों देशों के मध्य यानी कि चीन और फिलीपींस के मध्य विवादित शोल था, वहां पर चीन की फ्लोटिंग बैरियर को हटा दिया है। तो सवाल बनाया गया है निम्नलिखित में से किन सागरों से फिलीपींस द्वीप समूह घिरा हुआ है।
विकल्प में जो दिए हुए हैं, फिलीपींस सागर, सुलू सागर, पूर्वी चीन सागर, सेलेब सागर, और सही कूट का चुनाव करना है और आपका अपना उत्तर देना है। तो इसको एक बार देखते हैं मानचित्र। सबसे पहले देखते हैं फिलीपींस द्वीप समूह की स्थिति कहां पर है। तो अब आप यहां पर देखिए, ये जो है ग्रीन कलर से मार्क किया गया है, ये पूरा का पूरा फिलीपींस द्वीप समूह ये वाला है। अब यहां पर देखिए इसका जो पूर्वी क्षेत्र कह लें, ठीक है, तो यहां पर देखिए फिलीपींस सी आपको देखने को मिल रहा है, तो इसके पूर्व में फिलीपींस सी आपको देखने को मिल रहा है। फिर आप इसके दक्षिण में देखें तो सेलेब सी है, और फिर यहीं पर देखें ये भी दक्षिण में ही सुलू सी भी है। तो ये तीनों तो इसके साथ आप देख रहे हैं कि इन्होंने फिलीपींस द्वीप समूह को घेर रखा है। अब ईस्ट चाइना सी की बात करें तो ये इससे काफी दूर पर है, उत्तर में है इसके, लेकिन बहुत ज्यादा दूर है, तो ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं होगा। तो यहां से पूर्वी चीन सागर जो है ये शामिल नहीं है, फिलीपींस सागर देखने को मिल रहा है, सुलू सागर, सेलेब सागर, तीनों ही जो है फिलीपींस द्वीप समूह को घेर रखे हैं। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी कि बी वाला विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सिर्फ पूर्वी चीन सागर जो है यह फिलीपींस द्वीप समूह को नहीं घेरता है। अगले प्रश्न को देखने से पहले उससे संबंधित खबर को देखते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के लिए खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी यूएन कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिसे संक्षिप्त में अनटॉक भी कहते हैं, कि 20वीं वर्षगांठ इटली में मनाई गई। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्रायद्वीप दिया हुआ है, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है, यानी कि इन प्रायद्वीपों के अंतर्गत यह देश शामिल है या नहीं शामिल है, इसकी पुष्टि करते हुए आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं। प्रायद्वीप कौन कौन से हैं? आइबेरियन प्रायद्वीप, एपेनाइन प्रायद्वीप, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, बाल्कन प्रायद्वीप। उनके समक्ष दिया हुआ है स्पेन और पुर्तगाल, इटली, डेनमार्क, ग्रीस और तुर्की। तो सबसे पहले यह जानिए कि प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप के अंतर्गत अगर बात करें तो पृथ्वी का एक ऐसा भूखंड जो कम से कम 3 तरफ से जल से घिरा हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। अगर भारत के संदर्भ में भारत के जो हम बात करें, जो निचला हिस्सा है इस तरह से, तो यहां पर आप देखें तो भारत का ये वाला पोर्शन है, ये पूरा जल से घिरा हुआ है, तो इसीलिए इस वाले पोर्शन को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है या प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। अब देखते हैं कि आइबेरियन प्रायद्वीप के अंतर्गत स्पेन और पुर्तगाल शामिल है या नहीं। तो आप देखिए यहां पर आइबेरियन प्रायद्वीप ये यहां पर है, आइबेरियन पेनिनसुला यहां पर है, और ये अंत में इसमें यहां पर देखिए तो उत्तर में पायरनीज माउंटेन स्थित है। तो यहां पर आप देखिए इस तरफ से भी ये जल से घिरा हुआ है, तो ये एक प्रायद्वीप है, और यहां पर स्पेन और पुर्तगाल की स्थिति मौजूद है। आप देखिए यहां पर ये स्पेन रहा और ये पुर्तगाल रहा, तो पहला वाला जो है युग्म बिल्कुल सुमेलित है। अब एपेनाइन प्रायद्वीप की बात करें और इसके समक्ष दिया हुआ है इटली। तो एपेनाइन प्रायद्वीप की बात करें तो ये यहां पर आप देखिए इस तरह से स्थित है, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि इटली यहीं पर स्थित है। ये इटली की पोजीशन रही, और ये देखिए कि जल से ये घिरा हुआ है, तो ये एपेनाइन जो है प्रायद्वीप है और इटली की मौजूदगी यहां पर है, इसलिए दूसरा युग्म भी सुमेलित हो जाता है। अब अगला है स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। यहां पर एक बात आप सभी को लिए तकनीकी रूप से समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने अक्सर स्कैंडिनेवियन देशों के बारे में भी सुना होगा, और स्कैंडिनेवियन देश जो है स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप से अलग हैं, यानी कि कुछ हिस्सा जो है स्कैंडिनेवियन देशों के जब हम तुलना करते हैं प्रायद्वीप से, तो इसमें शामिल प्रायद्वीप में नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले देखें कि स्कैंडिनेवियन जो देश हैं, स्कैंडिनेवियन देश कंट्री की बात कर रहा हूं, उनमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो यहां पर आप देखिए जो कि पॉलिटिकल मैप है, इसमें आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, ये 5 देश स्कैंडिनेवियन देश के अंतर्गत शामिल हैं। अब प्रायद्वीप की बात करें, क्योंकि सवाल में स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप की बात की जा रही है, ना कि स्कैंडिनेवियन देशों की। तो प्रायद्वीप जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कम से कम वह 3 ओर से जल से घिरा हो। तो अब यहां पर देखिए ये रहा स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, और यहां पर देखिए ये जो है जल से घिरा होता है। अब यहां पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दे और इसको अगर पॉलिटिकल मैप पे हम देखें तो थोड़ा बेहतर तरीके से आप लोगों को स्पष्ट होगा।
तो यहां पर नॉर्वे शामिल हो जाएगा, स्वीडन शामिल हो जाएगा, फिनलैंड का भी शामिल हो जाएगा, इसका भी कुछ हिस्सा शामिल हो जाएगा। लेकिन यहां पर डेनमार्क हम देखें तो डेनमार्क बिल्कुल इनसे इतर है यहां से। तो यहां पर जो डेनमार्क का पेनिनसुला है इसे जेटलैंड कहते हैं या जुटलैंड भी कहते हैं, ठीक है। अब आइसलैंड जो है बिल्कुल अलग है। तो यहां पर स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के अंतर्गत डेनमार्क जो है शामिल नहीं होगा, जबकि स्कैंडिनेवियन देशों के अंतर्गत डेनमार्क, आइसलैंड भी शामिल है। बहुत ही तकनीकी सवाल है और इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग को देखने की जरूरत है। अब बाल्कन प्रायद्वीप की बात कर रहा है, तो बाल्कन प्रायद्वीप के अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें तकरीबन 13 देश शामिल हैं। तो कहां पर है बाल्कन प्रायद्वीप? ये देखिए बाल्कन पेनिनसुला यहां पर दिया हुआ है और इसमें आप देखिए तो ये कुछ इस तरह से इसके अंतर्गत जल यहां पर इसको 3 तरफ से घेरे हुए है। अब इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल है? तो ग्रीस और तुर्की दिया हुआ है। तो ग्रीस देखिए ये यहां पर मौजूद है और तुर्की यहां पर देखिए ये है और यहीं पर इसकी जो सांस्कृतिक राजधानी इस्तांबुल है वो भी स्थित है। तो यहां पर आप देखिए कि इसके तुर्की के अगर हम पूर्व में देखें ब्लैक सी है और यहीं पर ब्लैक सी के नीचे आप यहां पे देखिए बॉस्पोरस स्ट्रेट भी है, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों जो है देश शामिल हैं। तो ग्रीस और तुर्की बाल्कन प्रायद्वीप के अंतर्गत आने वाले देश हैं, इसलिए यह युग्म भी सुमेलित है। तो इस प्रकार 1 3 4 3 युग्म सुमेलित हैं, जबकि तीसरा वाला जो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है इसके अंतर्गत डेनमार्क शामिल नहीं है, इसलिए यह युग्म सुमेलित नहीं है। अतः प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि 3 युग्म। चलिए अगले सवाल पर नजर डालते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अत्यधिक संकटग्रस्त पेंगोलिन की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम मैनिस मिस्टीरिया रखा गया है। मैनिस मिस्टीरिया पेंगोलियन की खोजी गई एक नई प्रजाति है और यह इसका वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम भी प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो यह नाम आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। संबंधित सवाल बनाया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व भर में वर्तमान में 20 से अधिक पेंगोलिन की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो पहले स्टेटमेंट की अगर बात करें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि तकरीबन वैश्विक स्तर पर हम बात करें तो 8 प्रजातियां पेंगोलिन की पाई जाती हैं। तो 20 यहां पर दिया है, यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पूरे भारत में पेंगोलिन की 4 प्रजातियां प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। एशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक पेंगोलिन पाए जाते हैं। अब ये जो 8 नोन प्रजातियां हैं, इसमें से 4 प्रजाति जो है एशिया में पाई जाती है और 4 प्रजाति जो है अफ्रीका में पाई जाती है। यहां पर एक खास बात आपको ध्यान में रखना है कि ये जो 4 प्रजाति एशिया में पाई जाती है वह प्राकृतिक रूप से, शब्द पर ध्यान दीजिए कि प्राकृतिक रूप से नेचुरली अफ्रीका में नहीं पाई जाती है। अब कोई यहां से ला करके रख दे तो यह बात अलग है, लेकिन नेचुरली जो एशियन पेंगोलिन प्रजातियां हैं वो अफ्रीका में नहीं पाई जाती हैं। और सेम यही कंडीशन अफ्रीकन पेंगोलिन प्रजातियों के साथ भी है कि नेचुरली या प्राकृतिक रूप से जो अफ्रीकन पेंगोलिन है वो एशिया में नहीं पाई जाती हैं, ठीक। तो अब यहां पर अगर देखें क्या कह रहा है कि पूरे भारत में पेंगोलिन की 4 प्रजातियां प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, तो इसको देखें मानचित्र से तो थोड़ा ज्यादा स्पष्ट होगा। ये अफ्रीका और एशिया में पाई जाने वाली जो पेंगोलिन है वो कहां कहां पर मुख्य रूप से आप उसको देख सकते हैं। तो हमारा जो मेन कंसर्न है सबसे पहले तो ये कि 8 प्रजातियां हैं, 4 कहां पर है? एशिया में है और 4 अफ्रीका में है। अफ्रीका में जो सहारा रेगिस्तान है उसके इर्द गिर्द या उसके जो थोड़ा सा नीचे जहां पर थोड़ी सी नमी पाई जाती है, तो वहां पर ये प्रजातियां आप देखें कुछ यहां पर भी और कुछ यहां पर भी पाई जाती हैं। अब एशिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहां पर देखिए इंडियन पेंगोलिन, तो इंडियन पेंगोलिन ये देखिए डॉट लाइन से दिखाया गया है, तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और भारत में पाई जाती है। और ये जो चाइनीज पेंगोलिन है ये भी कुछ हद तक, क्योंकि ये जो चाइना की सीमा है जो है भारत के साथ साझा होती है, तो ये भी यहां पर देखने को मिलती है। तो मुख्य रूप से भारत में यही 2 प्रजातियां देखने को मिलती हैं, जबकि यहां पर 4 प्रजातियां कह रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अब यहां पर देखिए तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है
एशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक पेंगोलिन पाई जाती है। मैंने पहले ही बताया कि जो 8 प्रजातियां हैं उनमें से 4 अफ्रीका में और 4 एशिया में। अब ऑस्ट्रेलिया इनमें से है नहीं, ना तो वो अफ्रीकन कंट्रीज है और ना वो एशियन कंट्री है, इनसे इतर है, ओशिनिया के अंतर्गत शामिल है। तो यह स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कोई भी नहीं, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। अब यहां पर देखिए कि ये एक है फिलीपींस पेंगोलियन, यहां पर ये एक स्थान है पलवन, यहां पर ये मुख्य रूप से पाई जाती है। और फिर ये है सुंडा पेंगोलियन, एशिया के कंटेक्स्ट में है तो इसलिए बता दे रहा हूं, यहां पर जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, इन जगहों पर ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो यहां से प्रश्न का उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं। बढ़ते आगे की तरफ, खबर है हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने सुंदरबन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा हानि और क्षति के मुद्दे को विश्व स्तर पर उठाने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की है। प्रश्न फ्रेम किया गया है, भारत में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित में से कितनी नदियां बांग्लादेश में भी प्रवाहित होती हैं, यानी कि इनमें से वह कौन सी नदी है जो भारत में तो प्रवाहित होती ही है, साथ में वह बांग्लादेश में भी प्रवाहित होती है। कौन कौन सी नदियां हैं? हुगली, तीस्ता, मानस, धनसिरी, सुबनसिरी और दामोदर। तो शुरुआत करते हैं हुगली नदी से। तो एक चीज आप जानिए कि मान लीजिए ये एक नदी है, कोई भी है, और कुछ छोटी छोटी नदियां इसके दाएं और बाएं तट से आकर के इसमें मिल रही हैं। तो जो छोटी नदियां होती हैं जो किसी बड़ी नदी में आकर के मिलती है, तो इन्हें हम उनकी सहायक नदी कहते हैं या ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। लेकिन जब एक बड़ी नदी से एक बड़ी नदी या एक इन छोटी नदियों की तुलना में बड़ी नदी अलग होकर के निकलती है, तो उसे हम इसके वितरिका कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। हिंदी में वितरिका और अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर यह बात ध्यान रखिए। तो हुगली जो है गंगा से निकलती है, तो ये गंगा की वितरिका है, ये बात आप लोग समझ लीजिए। तो अब देखते हैं मानचित्र पर। तो यहां मानचित्र पर देखिए, तो ये गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और यहीं से ये हुगली नदी आगे की तरफ दक्षिण की ओर जा रही है। अब चूंकि यहां बात करें पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास जो पोर्ट है, बंदरगाह है, वो वर्ष भर सुचारू रूप से संचालित हो सके, तो इसके लिए आवश्यक है कि ये जो हुगली नदी है इसमें पानी की मौजूदगी बनी रहे। तो इसीलिए यहां पर जहां से निकल रही है एक बैराज का निर्माण किया गया जिसे फरक्का बैराज कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखिए ये दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। तो ये बांग्लादेश में नहीं प्रवाहित होती है, यानी कि हुगली नदी भारत में ही प्रवाहित होती है, बांग्लादेश में नहीं। अब बात करते हैं धनसिरी की। धनसिरी मुख्य रूप से असम में प्रवाहित होती है। तो यहां से यह बात भी स्पष्ट हो गया कि जो धनसिरी है यह बांग्लादेश में प्रवाहित नहीं होती है। अगली नदी है तीस्ता। तीस्ता नदी को अगर हम देखते हैं तो इसकी ओरिजिन जो है ये सिक्किम के पास देखिए एक जेमू ग्लेशियर है, यहीं से ये उद्गमित होती है और फिर दक्षिण की ओर प्रवाहित होते होते कुछ इस तरह से आप देखिए, भारत में तो प्रवाहित हो रही सिक्किम, फिर इसके बाद ये और दक्षिण में प्रवाहित होती है, फिर ये बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। तो यानी कि जो तीस्ता नदी है भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी प्रवाहित होती है, ये बिल्कुल सही है। अगली है सुबनसिरी। सुबनसिरी जो है ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी एक सहायक नदी है और ये ब्रह्मपुत्र नदी से मजुली द्वीप के पास आकर के मिलती है। ये सुबनसिरी नदी रही जो आप देखिए यहां से इस तरह से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और मजुली द्वीप, मजुली आइलैंड के पास ब्रह्मपुत्र नदी से आकर के मिल जाती है, यानी कि यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, यह बांग्लादेश में प्रवाहित नहीं होती है। तो यह भी गलत हो गया। मानस, ये मुख्य रूप से अगर देखें तो मानस नदी ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और ये असम में प्रवाहित होती है। ये आकर के यहां पर देखिए ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, तो ये भी बांग्लादेश में प्रवाहित नहीं होती है, ये भी गलत हो गया। अब अगली जो है दामोदर।
दामोदर नदी की अगर हम बात करें तो दामोदर आप देखिए कि ये यहाँ पर बह रही है, यहाँ पर प्रवाहित होती है और फिर ये आगे के कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई हुगली में मिल जाती है, फिर आगे जाकर के जो हुगली है वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, तो ये भी बांग्लादेश में प्रवाहित नहीं होती है। तो यहां से जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, यानी कि केवल एक नदी दी गई नदियों में से भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी प्रवाहित होती है, और वह नदी कौन सी है? तीस्ता नदी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। खबर है हाल ही में भारत के द्वारा गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में आपत्ति प्रकट की गई है। दरअसल भारत ने अभी हाल ही में गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे कि जो भारत की जनता है उसके लिए चावल की उपलब्धता बनी रहे, साथ ही साथ चावल के दामों में वृद्धि भी ना हो पाए, क्योंकि इस बार जो क्लाइमेटिक कंडीशन रही है, जो भी जलवायु घटनाएं हुई है, उनकी वजह से चावल के उत्पादन पर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। अब जो चावल का उत्पादन है वो उस तरह से नहीं हो पाया था जो कि पिछले वर्ष रहा है, यानी कि इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से इसके निर्यात पर भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो सवाल बनाया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में चावल का अधिकांश उत्पादन एशिया के हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश करते हैं। ध्यान रखिए, एशिया के हिंद प्रशांत क्षेत्र शब्द पर ध्यान दीजिएगा। अगला है, चीन चावल के उत्पादन में शीर्ष पर है, लेकिन भारत चावल के निर्यात में शीर्ष पर है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है, कूटों का प्रयोग करते हुए आपको अपना उत्तर देना है। तो यहां पर देखिए, चावल के उत्पादन की बात करें तो इसमें आप देखें मानचित्र में इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, ये जो है पैसिफिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देश हैं। फिर इधर चाइना है, पाकिस्तान है, ये एशिया में आते हैं। तो यहां पर आप देखें तो मुख्य रूप से जो चावल का उत्पादन हो रहा है ये यहां पर हिंद महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, एशिया के हिंद प्रशांत क्षेत्र, तो ये एशिया के अंतर्गत ही आने वाले देश हैं। और इधर जो है प्रशांत क्षेत्र है, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के ये वही देश है जहां पर चावल का उत्पादन विश्व में किया जा रहा है। विश्व का जो अधिकांश चावल का उत्पादन इन्हीं देशों के द्वारा किया जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। चीन की अगर बात करें उत्पादन के मामले में, तो वर्ष 2018 के आंकड़े अगर देखें, ये आधिकारिक आंकड़ा है वर्ष 2018 का, तो देखिए उत्पादन के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में टॉप रैंकिंग जो है चाइना की थी। वहीं 2019 की बात करें, 19 के जो आंकड़े हैं वो भी यही बताते हैं कि जो चाइना है वो नंबर 1 पर है, उसके बाद जो है भारत है, ठीक, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है। ये प्रोडक्शन की बात हो रही है। वहीं कंजम्पशन की अगर हम बात करें या फिर निर्यात की बात करें, यहां पर जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है निर्यात पर, तो भारत जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चावल का। उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर चाइना है, लेकिन निर्यात के मामले में यानी चावल के एक्सपोर्ट के मामले में भारत जो है विश्व में शीर्ष पायदान पर है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला सवाल क्या है, लेकिन उससे भी पहले खबर क्या है। हाल ही में निकारागुआ में राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले एक विपक्षी दल को प्रतिबंधित कर दिया है, जिसका अतीत में राष्ट्रपति डैनियल ओर्टेगा के साथ टकराव हुआ था। इसके बाद से यहां तनाव की स्थिति बनी हुई है। कहां की बात कर रहा है? निकारागुआ की। तो संबंधित सवाल बनाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से देश प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों को स्पर्श करते हैं या है? तो इनमें से वो कौन से देश हैं जो कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों को स्पर्श करते हैं? कौन कौन से देश हैं? निकारागुआ, होंडुरास, बेलीज, ग्वाटेमाला। सही कूट का आपको चुनाव करना है। तो मानचित्र के माध्यम से अपने प्रश्न के उत्तर को सुनिश्चित करते हैं। तो यहां पर देखिए ये वो देश रहे जो विकल्प में दिए हुए हैं, और यहां पर देखिए ये अटलांटिक ओशियन है और ये पैसिफिक ओशियन है। गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी की बात करें तो ये अटलांटिक ओशियन के अंतर्गत ही शामिल किए जाते हैं। तो यहां पर देखिए निकारागुआ,
निकारागुआ की जो सीमा है यहाँ पर आप देखिए तो कैरेबियन सी यानी कि अटलांटिक ओशियन से स्पर्श हो रही है, वहीं पैसिफिक ओशियन से भी इसकी जो पूर्व पश्चिमी सीमा है स्पर्श हो रही है। तो निकारागुआ की सीमा जो है दोनों के साथ स्पर्श हो रही है। होंडुरास की अगर बात करें तो ये देखिए ये वाली जो सीमा है यहां पर स्पर्श हो रही, और इसका ये जो थोड़ा सा पोर्शन अगर हम देखें तो पैसिफिक ओशियन के साथ भी स्पर्श हो रहा है, तो होंडुरास भी है। अब वहीं ग्वाटेमाला की बात करें तो ग्वाटेमाला का ये वाला पोर्शन जो है पैसिफिक ओशियन के साथ स्पर्श हो रहा है, और यहां पर थोड़ा सा पोर्शन जो है आप देख सकते हैं अटलांटिक ओशियन के अंतर्गत भी शामिल है, यानी कि अटलांटिक ओशियन के साथ भी इसका हिस्सा स्पर्श हो रहा है। अब यहां पर आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है बेलीज, बेलीज की जो पूर्वी सीमा है ये किसके साथ है, अटलांटिक ओशियन के साथ स्पर्श हो रही है। लेकिन अब यहां पर आप देखिए जो पैसिफिक ओशियन है ये कहीं से भी स्पर्श नहीं हो रहा है, तो यहां पर बेलीज यानी जो तीसरा है ये जो है पैसिफिक ओशियन के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता, यानी कि इसकी सीमा जो है पैसिफिक ओशियन के साथ स्पर्श नहीं होती है, सिर्फ अटलांटिक महासागर के साथ होती है। तो यहां पर आप देखिए क्या पूछ रहा है कि यहां पर देखिए 3 शामिल है, तो 1 2 4, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि निकारागुआ, होंडुरास और ग्वाटेमाला दिए गए विकल्पों में ऐसे देश हैं जो कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को स्पर्श करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खबर है हाल ही में चीन और नेपाल ने व्यापार, सड़क संपर्क और सूचना प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या शहर तिब्बत की राजधानी ल्हासा के सर्वाधिक निकट स्थित है। स्थान है कालापानी, काठमांडू, दार्जिलिंग और तवांग। तो ऐसा हमें ध्यान तो नहीं हो रह सकता या हमें याद भी नहीं रह सकता कि किसकी कितनी दूरी है, और अगर हम बात करें इन तमाम शहरों की तो ऐसे तो बहुत से शहर हैं जो कि चर्चा में बने हुए हैं, तो किसकी किससे कितनी दूरी है हम इसको ध्यान में नहीं रख सकते और ना ही हम इसको याद कर सकते हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर जब हम मानचित्रों का अध्ययन करते हैं, अपने अध्ययन के दौरान हमें मानचित्रों का भी अध्ययन करना होता है, तो जो भी खबरें आसपास में या जो भी खबरें मुख्य रूप से चर्चा में बनी होती है तो उन स्थानों को ध्यान में रखना हमारे लिए आवश्यक होता है परीक्षा के मद्देनजर। तो यहां पर अगर देखें तो ल्हासा ये रहा। अब यहां पर एक चीज देखिए कि जब तिब्बत के ऊपर चाइना ने सैन्य कार्रवाई की थी तो जो तिब्बत के दलाई लामा थे वो यहां से चल करके सीधे कहां पर आए थे, तवांग। ठीक है, तवांग आए थे और फिर तवांग आने के बाद ये भारत में चले आए, और फिर भारत में इनको राजनीतिक शरण मिली और अब जो है दलाई लामा हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में रहते हैं। तो ऐसा बहुत से लोगों को यह भी लग सकता है कि चूंकि दलाई लामा यहां पर धर्मशाला में रहते हैं तो ये वाला स्थान या यहाँ पर जो काला पानी दिया हुआ है ये ल्हासा के करीब होगा या फिर हिमाचल प्रदेश का कोई शहर या फिर धर्मशाला जो है इसके करीब होगा। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल इससे इतर है। यहां से देखिए जो ये तवांग है ये तकरीबन 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, कहां से, ल्हासा से। और फिर इसके बाद देखिए यहां पे दार्जिलिंग दिया हुआ है, दार्जिलिंग की जो दूरी है तकरीबन 400 किलोमीटर है। फिर यहां पर आप देखें तो काठमांडू इससे थोड़ा सा ज्यादा ही दूर है और काला पानी तो काफी दूर है। तो इस तरह से आप अगर देखें तो यहां पर सबसे करीब कौन सा है, तवांग है। तो प्रश्न में पूछा क्या है कि तिब्बत की राजधानी के सर्वाधिक निकट स्थित है, तो कौन सा स्थान हो जाएगा, तवांग हो जाएगा। तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति की वियतनाम यात्रा के दौरान वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों में एक नए चरण का प्रतीक है। तो यह खबर कहां से है, वियतनाम से है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश वियतनाम के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, चीन, थाईलैंड, कंबोडिया या फिर लाओस। तो हमें देखना होगा कि वियतनाम कहां पर स्थित है। वियतनाम की स्थिति देखें तो वियतनाम कुछ इस तरह से ये यहां पर स्थित है। अब इसकी अगर हम उत्तरी सीमा को देखें तो चाइना के साथ संलग्न है। फिर यहां पर देखें तो
लाओस के साथ इसकी सीमा स्पर्श हो रही है। यहां पर देखें तो कंबोडिया के साथ भी इसकी सीमा स्पर्श हो रही है। लेकिन थाईलैंड की अगर बात करें तो थाईलैंड की सीमा आप देखिए इसके साथ स्पर्श नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हैं कि जो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो थाईलैंड हो जाएगा, यानी कि बी वाला विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह अपनी स्थलीय सीमा जो है वियतनाम के साथ साझा नहीं करता है। ये देखिए थाईलैंड यहाँ पर है, अपनी स्थलीय सीमा जो है इसके साथ साझा नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाओस है, यहाँ कंबोडिया है, इधर चाइना है। ये तीनों जो है अपनी स्थलीय सीमा को इसके साथ साझा कर रहे हैं, जबकि थाईलैंड ऐसा नहीं करता है। बढ़ते आगे की तरफ। खबर, ये जो सवाल है खबर बेस्ड नहीं होकर के, बल्कि ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स वर्ष 2014 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। सेट ए है। सवाल क्या है? निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। डेनमार्क, जापान, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उपर्युक्त में से कौन से आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं? इन विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इस आर्कटिक की अगर हम बात करें तो जब हम पूरे ग्लोब को देखते हैं तो 66.5 डिग्री उत्तरी जो एक काल्पनिक रेखा है ग्लोब के ऊपर, उसको हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ये इसको आपको फ्रंट से करके दिखाया गया है, जबकि अगर ग्लोब होता तो ऐसे आपको दिखता, लेकिन इसको ऐसे उल्टा करके दिखाया गया जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो अब आप यहां पर एक देख रहे होंगे कि एक रिंग दिख रही है, तो इसके अंतर्गत जो भी देश इस रिंग में शामिल है वही आर्कटिक काउंसिल के सदस्य भी हैं। तो यहां पर आप देखिए कनाडा इसमें शामिल है, रशिया शामिल है, यूनाइटेड स्टेट्स शामिल है, ग्रीनलैंड यहां पर देखिए, डेनमार्क आपको यहां पर नहीं दिखेगा, लेकिन ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कब्जा है, यानी कि यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डेनमार्क के माध्यम से किया जाता है, तो डेनमार्क भी इसका सदस्य हो जाता है। आइसलैंड देखिए इस सर्कल के बाहर दिख रहा है, लेकिन आप सभी को पता है कि जो यहां पर जो जलीय स्थान होता है किसी भी देश की सीमा से तकरीबन जो 200 नॉटिकल मील की दूरी होती है, वहां का जो जल होता है उस पर एक्सक्लूसिव राइट होता है उस देश का। तो यहां पर आइसलैंड से तकरीबन जब हम 200 नॉटिकल मील बढ़ेंगे दक्षिण की तरफ, तो ये भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा। तो आइसलैंड भी इसमें शामिल है, यानी कि आर्कटिक काउंसिल में आइसलैंड भी शामिल है। तो अब यहाँ की बाकी यहाँ पर आप देखिए फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये सब भी शामिल है, लेकिन ये हमारे विकल्प में नहीं है। हमारे विकल्प में कौन सा है? रशियन फेडरेशन, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट दे रखा है, डेनमार्क दे रखा है, तो डेनमार्क हो गया, रशियन फेडरेशन हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया। यहां पर यूके बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिल रहा था, जापान तो दूर दूर तक नहीं है। तो आप देखिए कौन कौन सा सही हो जाएगा, 1, 3 और 5। तो 1, 3, 5 यानी कि डी वाला जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं अभ्यास प्रश्न पर, जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से देश विषुवत रेखा पर स्थित है या है? गैबन, युगांडा, सोमालिया, दक्षिणी सूडान। सही कूट का चुनाव करें। इन चारों कूटों में कौन सा कूट सही होगा यह आप सभी को कमेंट सेक्शन में उत्तर में बताना है। तो ये आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न रहा। उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। हमें आपके जवाब और प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है, जिससे हमें यह सुनिश्चित होता है कि आप हमारे इस प्रोग्राम को कितना बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और कितना पसंद कर रहे हैं। तो अपने जवाब और प्रतिक्रियाओं को कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।